नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमारे साथ सहयोगी चित्रंजन और आरती है। दिल्ली में का बा? दिल्ली में बहुत कुछ बा। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के एससी और एसटी विधायक सब बा और दिल्ली में बीजेपी के 5-5 गो पूर्व मुख्यमंत्री भी बा। नहीं नहीं, मतलब क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको पहले ये तस्वीर दिखा देता हूँ। इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे राजेश कच्छप, साथ में दिख रहे होंगे विक्सल कोंगाड़ी, साथ में दिख रहे होंगे भूषण बाड़ा और साथ में दिख रहे होंगे सोनाराम सिंकू। और इन सब के बीच में दो और चेहरे दिख रहे हैं। एक तरफ सुरेश बैठा है और सुरेश बैठा के ठीक बगल में आपको दिख रहे हैं के राजू, जो प्रदेश प्रभारी है। तो असल में ये कांग्रेस कोटे के एससी एसटी विधायक हैं। हालांकि इसमें आपको कुछ चेहरे नहीं दिखेंगे, जैसे जैसे इसमें रामचंद्र सिंह आपको नहीं दिखेंगे, शिल्पी नेहा तिर्की नहीं दिखेंगी और राधा कृष्ण किशोर आपको नहीं दिखेंगे। और बाकी एससी एसटी तबके से आने वाले विधायक आपको इसमें तस्वीर में दिख जाए। ये एक तस्वीर। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है प्रणव झा। प्रणव झा के साथ में भी यही तमाम विधायक जो है वो दिल्ली पहुंचे मिलने के लिए। तो भाई, ये मुलाकात एक बहाना है। चित्रंजन है हमारे कांग्रेस जो कांग्रेस बीट पर काफी करीबी नजर रखते हैं। चित्रंजन से एक बार समझते हैं। चित्रंजन, ये तमाम जो विधायक उनका दिल्ली पहुंचना, के राजू से मिलना, राष्ट्रीय सचिव से मिलना। अब दिक्कत यह है झारखंड में कि बाल की खाल निकाल दी जाती है। चूंकि खरमास खत्म हो चुका है, दही चूड़ा लोगों ने खा लिया है, तो अब कहा जा रहा है कि भाई बहुत कुछ चलेगा। और ऐसे समय में जब ये तमाम विधायक ऐसे हैं एसटी कोटे वाले जिनके अंदर मंत्री बनने की भभक है, एससी कोटे वाले विधायक उनके अंदर भी मंत्री बनने की भभक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मुलाकात सियासी मायने क्या कुछ, मतलब क्या समीकरण है? बिल्कुल। देखिए, अभी से जब से के राजू झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने, तब से के राजू का फोकस रहा है कि झारखंड में एसटी एससी जो वोट बैंक है उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए। इसको लेकर लगातार वो काम करते हैं। एससी विधायकों को अलग से टास्क उन्होंने दे रखा है, एसटी विधायकों को अलग से टास्क उन्होंने दिया है। पेशा कानून एसटी को समाज को अपने ट्राइबल वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस की तरफ से पहल की गई थी। सिर्फ पेशा कानून ही नहीं, सरना कोड हो, सारी चीजें कांग्रेस सबसे पहले अगुवाई गठबंधन सरकार में की है। और देखिए, सिर्फ एससी को लेकर एससी समाज में पिछले कई वर्षों से मैंने ये कांग्रेस में नहीं देखा था कि एससी को लेकर इतने एक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस में रही, क्योंकि पहली दफा दो दो विधायक जीत कर आए। इसलिए अब कांग्रेस चाहती है कि उस समाज को भी अपने साथ लाए, उस वोट बैंक को अपने पाले में लाए। यही कारण है कि एसटी एससी पर खास फोकस कांग्रेस की है। और यही कारण है कि देखिए, दिल्ली में अभी एसटी एससी जो भी विधायक हैं वो सभी दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में उनकी एक बैठक थी, वो बैठक में बुलाया गया था उनको, और उस बैठक में एक रणनीति झारखंड को लेकर बनाया गया है। सिर्फ झारखंड को लेकर पूरे देश भर में कैसे कांग्रेस मजबूत हो। जो पहले कांग्रेस के वोटर्स रहे, आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी ने एससी के लिए बहुत कुछ किया था। जो नायक समाज है, जो जिनके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं, ऐसे लोगों को उनके कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री जब बनी थी तो उनके तरफ से जो है जमीन आवंटित किया गया था। झारखंड में भी वो वो काम दिखता है। तो यही कारण है कि उस इंदिरा गांधी वाले दौर में कांग्रेस मजबूत लाना चाहती है कि कैसे एससी समाज को भी जोड़ा जाए, ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश भर। यही कारण है कि एसटी एससी विधायकों को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में उनकी बैठक की गई और सभी विधायकों को टास्क अलग से दिए गए। और देखिए, जो एसटी एससी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी में भी यह बैठक हुई। और साथ ही साथ, क्योंकि जब भी कोई नेता दिल्ली जाता है तो दिल्ली में सबसे पहला काम वो करते हैं कि क्योंकि जो भी विधायक या मंत्री बने, मंत्री अपनी कुर्सी बचाते हैं, विधायक अगले बार का चेहरा मजबूत करते हैं कि अगले बार हम जब चुनावी प्रक्रिया में जब जाए, चुनावी प्रक्रिया जब की जाए तो उस समय उनको बहुत ज्यादा माथापेची ना करना पड़े, टिकट के लिए लॉबी ना करना पड़े, वो चेहरा बना के रखना चाहते हैं दिल्ली में। यही कारण है कि जब भी वो दिल्ली जाते हैं विधायक या सांसद या मंत्री, तो जो है बड़े नेताओं से मुलाकात करते, ताकि झारखंड में भी एक मैसेज रहे कि उनका भी दिल्ली में लॉबी टाइट है। अति खरमास खत्म हो चुका है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। अभी तो मुख्यमंत्री खैर स्विट्जरलैंड में है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो प्रदर्शनी है और जो भी है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन
क्या चितरंजन ने जितना बोला इन तस्वीरों को उतने में ही देखना चाहिए? इस तस्वीरों को अगर फास्ट फ्रेम में देखने की कोशिश की जाए कुछ और भी नजर आता है। नहीं, जो इन्होंने कहा वो अक्षरशः सच है, क्योंकि फ्रेम अभी यही बन रहा है, लेकिन फ्रेम के किसी कोने में एक तस्वीर अलग भी है, जो लोगों को नज़र शायद नहीं आ रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो ज़रूर दिखेगा। आप देखिए कि चूँकि मुख्यमंत्री अभी नहीं है झारखंड में, सबसे बड़ी बात ये है, और ये पहली दफ़ा नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा हो और जो शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने अपनी बातें कही गई हों। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, इससे अनजान, खुद जेएमएम में या फिर सरकार में क्या कुछ चल रहा है, इससे बिल्कुल अनजान मुख्यमंत्री अभी स्विट्जरलैंड में है, दावोस में। झारखंड के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है भाई, कि आप वहां से बड़े कारोबारी अगर झारखंड में आएंगे तो बड़ा उन्हें यहाँ पर प्लेस मिलेगा। इन सब से अलग यहाँ की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, खासकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच। कुछ दिनों पहले हम लोग इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से डिस्कशन कर चुके हैं भारती, कि इन दिनों में इन दोनों में, जेएमएम और कांग्रेस के बीच एक ऐसा खेल चल रहा है कि कौन किसे शह और मात का खेल है, कि कौन किसे मात देने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में खेल इस बात का है कि अगर कुछ तब्दीली होती है तो मौका किससे मिलेगा, और इस मौके को वही भुना सकता है जो शीर्ष नेतृत्व के पास अपनी बातें मनवा सकेगा। तो यहीं से वो चीजें फाइनल होंगी। और चूंकि अभी ये प्लेस वैक्यूम है, वैक्यूम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री होते तो शायद राजनीति कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर होती। चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है तो अभी जेएमएम का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन के हाथ में है। चूंकि हेमंत सोरेन है नहीं, तो अभी कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका है कि वो दिल्ली में अपनी चीजें, वो नेता जिनको यहाँ पर जो हेमंत सोरेन के करीबी हैं कांग्रेसी नेता, उनसे अलग वो दिल्ली में जाकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सके, अपनी बातें मनवा सके, और अगर यहाँ पर कुछ तब्दीली होती है तो फिर उन चेहरों को मौका मिल सके जो अब तक बैकग्राउंडर ही रहे हैं। तो ये फ्रेम की ये तस्वीर खाली रही है और इससे वहां पर जरूर भरा जाएगा। आप मानिए या ना मानिए, जैसे ही मुख्यमंत्री दावोस से लौटेंगे, अगर ये तब्दीलियां होती हैं तो आपको ये फ्रेम, अगर एक स्क्वायर है तो शायद इसका शेप चेंज हो, शायद इसमें जो चेहरे हैं वो चेहरे चेंज हो जाए, लेकिन तब्दीली होगी। और तब्दीली का सबसे बड़ा रीजन ये दिल्ली दौरा जो है, और दिल्ली में काबा, दिल्ली में क्या है, इन सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। चलिए, एक तस्वीर तो हमने देख ली है, कांग्रेस वाली तस्वीर थी। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। अब ये देख लीजिए, ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, रांची के सांसद भी हैं, उनके आवास की है। असल में नितिन नवीन का चुनाव होना था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, बीजेपी के लिए। तो झारखंड से भी तमाम टिकट पहुंचे हुए थे। बीजेपी के सदस्य हैं रघुवर दास, पूर्व सीएम, चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम, बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम, इसके अलावा मधु कोड़ा, पूर्व सीएम। ठीक है, तो ये इतने पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं ये वहां पहुंचे हुए थे दिल्ली में संजय सेठ के आवास पर। अब अर्जुन मुंडा भी पहुंचे थे, मतलब 5 पूर्व सीएम जो है वो पहुंचे हुए। आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, और उसके बाद आपने एक चीज देखी होगी कि आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो कार्यक्रम हुआ या जो उनको शुभकामनाएं मिली, उसमें रघुवर दास थोड़े दूर रहे। तो एक खबर इस तरीके की चली कि रघुवर दास नाराज हैं, या रघुवर दास, क्योंकि नाराज होना बनता भी। आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही रघुवर दास की जो बीजेपी मुख्यालय है और यह संगठन, उससे दूरी जो है थोड़ी बढ़ गई। लेकिन संजय सेठ के आवास पर वो गर्माहट फिर से नजर आई। तो क्या लगता है, जमी बर्फ को आदित्य साहू ने पिघला दिया है? आदित्य साहू की पहली कामयाबी यहीं पर है कि रघुवर दास अब ओके हो चुके हैं? देखिए अभिषेक, इसमें एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, जैसे आप या कोई भी, अब आप उड़ीसा या किसी अन्य राज्य में अच्छे वहाँ के रीजनल चैनल पे आप काम कर रहे हो, अचानक से आपका मन कि यार अपने घर वापस लौटते, झारखंड वापस आते। झारखंड लौटने के लिए आपने वहाँ आप उस चैनल में टॉप में थे, आप वहाँ के सर्वा थे, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंसर, जो मालिक वो थे, मतलब पूरा काम आप देख रहे थे, अच्छी खासी आपकी पैकेज, आप पैसा मिल रहा था, सब कुछ अच्छा था। आप वो सब कुछ छोड़ के झारखंड आते, इस आस में आते कि झारखंड में, उड़ीसा में झारखंड में मैंने बहुत काम किया पहले भी, और फिर से हम काम करेंगे संगठन के लिए, और नहीं होगा तो या फिर मैं दिल्ली में कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन आपको ना दिल्ली में किसी जगह किसी चैनल में काम मिलता है, या फिर आप काम करते हैं, ना ही झारखंड में किसी चैनल में आपको जगह दी जाती।
तब आपके अंदर एक निराशा, एक गुस्सा आएगा कि यार झारखंड को मैंने इतना समय दिया, पत्रकारिता में इतना मैंने काम किया, इतनी अच्छी अच्छी खबरें झारखंड में रहते हुए मैंने की थी, लेकिन जब मैं वापस आया तो झारखंड में वो जगह मुझे नहीं मिली। यही स्थिति रघुवर दास की। वो राज्यपाल थे, गुडबुक में थे अमित शाह के, तो अमित शाह के कार्यकाल में ही ये मुख्यमंत्री बने और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का वो सफर उन्होंने किया था। बीजेपी में भी बड़े चेहरे हैं, तब तो उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। अब जब वो राज्यपाल का पद छोड़कर वापस झारखंड लौटे, तब चर्चा एक बार जोरों से हुई कि राष्ट्रीय लेवल पे इनकी अब जैसे नितिन नवीन जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, नो डाउट कि रघुवर दास का उस समय नाम चला हो, कुछ भी हो, बीजेपी में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब राष्ट्रीय में जगह नहीं मिला उनको, कहीं भी उनको जगह नहीं, उनके लिए है ही नहीं जगह नहीं। अब वापस प्रदेश की राजनीति में वो सोचे, इसमें भी बड़ा नाम चलने लगा कि झारखंड बीजेपी को, और ये सच भी है कि झारखंड बीजेपी को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था संगठन में जो इस वक्त बीजेपी को संभाल सके, गुटबाजियों को खत्म कर सके। लेकिन देखिए बीजेपी क्या है कि लोग जहां सोचना बंद करते हैं, बीजेपी का आला कमान वहां से सोचना शुरू करता है, काम वहां से उनका शुरू रहता है। अब रघुवर दास के आने से आला कमान को लगा होगा कि आप फिर से गुटबाजी, अर्जुन मुंडा वाली गुट, ये गुट वो गुट फिर से सक्रिय हो जाए, हालांकि वो गुट अब भी है। तो उन्होंने आदित्य साहू को बना दिया। अब देखिए आदित्य साहू और रघुवर दास में अगर कंपेयर करेंगे तो अब आदित्य साहू से बड़े नेता रघुवर दास है, अब उनके अंडर में वो काम करेंगे नहीं। अब यही कारण है कि उनको लगता है ऐसा कि आप जैसे आपका बनाया हुआ रिपोर्टर जिनको आपने माइक आईडी पकड़ के कंप्यूटर पे सिस्टम पे बैठा के कीबोर्ड पकड़ के लिखना सीखा, वो अगर आपका हेड बन जाएगा तो आपके दिल में खुन्नस रहेगा। तो यही चीज है कि वो आखिर यही कारण है कि इसकी पूरी जिम्मेवारी बीजेपी के कुछ नेताओं को दी गई कि जो गुटबाजी चल रही है वर्तमान में, वो गुटबाजी खत्म कीजिए और कैसे संगठन मजबूत हो इस पर काम कीजिए, ताकि 29 में आप बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट दे पाए। और ये इसकी जिम्मेवारी संजय सेठ, निशिकांत दुबे जैसे कुछ नेताओं को दिया गया। लेकिन देखिए निशिकांत दुबे क्या है कि वो प्रदेश की राजनीति में समय कम देते हैं, वो इस गुटबाजियों में वो नहीं रहते और रहना चाहते भी नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल पे वो अपना जो काम करते हैं कि अपना जो मेरा लेवल है उस लेवल पे मैं राजनीति पॉलिटिक्स करता रहूं, तो उसमें इसलिए उनकी बहुत ज्यादा भूमिका झारखंड में नहीं थी। इसलिए संजय सेठ को केंद्रीय मंत्री तो उनको ये भूमिका दी गई कि आपकी, इसलिए इनके आवाज पर सबको बुलाया गया, सबको। जो देखिए अमित शाह बीजेपी में क्या है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी में मैसेज ही जो है वो आपका फाइनल लाइन है कि भैया ऑर्डर, और संदेश मैसेज नहीं आता, ऑर्डर आता है, भैया ये ऑर्डर आया, फुलफिल कीजिए नहीं तो फिर देख लीजिए। तो बस वही सारी चीजें है कि भैया आप देखिए संगठन पे काम करना है, तो जो पार्टी ने जो तय किया, आलाकमान ने जो तय किया, उसको आप अपना नेता माने और काम करें। अब देखिए आदित्य साहू की सबसे बड़ी बात क्या है, वो सबको लेके चलते हैं, वो सबके गुडबुक के हैं, सबके लॉबी के नेता हैं, वो कभी किसी को ना नहीं करते, बड़े नेताओं खासकर, चाहे अर्जुन मुंडा हो, क्योंकि सबके अंडर में काम किए हुए हैं। क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेहरा तो आदित्य साहू है नहीं कि ये कि नहीं भैया अर्जुन मुंडा से बड़ा नेता है तो उनके साथ मेरा 36 का आंकड़ा, क्योंकि सबके नीचे काम किए, सबके नेतृत्व में ये काम किए, इसलिए सबके साथ इनका सामंजस्य अच्छा है, सबको अपना नेता मानते हैं। इनको भले कोई माने चाहे ना माने, ये सबको अपना नेता मानते हैं आदित्य साहू। अब आदित्य साहू अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने भी एक मैसेज दे दिया, हम सबको लेके चलेंगे, हमारे लिए प्रमुख है कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करते, क्योंकि उनके बूते ही हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। अगर वो सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम चुनाव हारते जाएंगे। तो इस बात को कि हाल के दिनों में जहां भी आदित्य साहू जा रहे हैं, जहां इनको सम्मानित किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से, वहां इन सारी बातों का वो जिक्र कर रहे हैं। तो यही है कि दिल्ली में उन सारी चीजों को सेटल किया जा रहा है, बड़े नेताओं को बताया जा रहा है कि भैया ये अध्यक्ष बने हैं, इनको आप मानिए और संगठन को मजबूत करने पर सबका फोकस होकर काम कीजिए, और बाकी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उसमें आपको जगह दी जाएगी, आपकी जो इच्छा है, और प्रदेश में नहीं तो नेशनल लेवल पर आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो चितरंजन ने जो इसका एनालिसिस किया, क्या मतलब ये मान करके चले कि अब संगठन, खास करके झारखंड में जो संगठन है, इस संगठन में अभी फिलहाल दिक्कत ये है कि आदित्य साहू को 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री संभालने हैं। बाबूलाल मरांडी खुद एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो चलिए 1 मिनट ले मान लेते हैं कि बाबूलाल मरांडी इन 4 लोगों का एक्सेप्टेबल थे,
लेकिन आदित्य साहू इन 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को कितने एक्सेप्टेबल होंगे, ये चीज हम बोलना बहुत चाहेंगे, बड़ी सबसे बड़ा चैलेंज वो बीजेपी के नेता से बड़ा चैलेंज चंपई सोरेन होंगे, क्योंकि चंपई सोरेन बीजेपी की राजनीति वो उन्होंने कभी देखी नहीं कि बीजेपी में जो संदेश आता है वही फाइनल होता है, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की राजनीति बहुत अंतर है। तो चंपई सोरेन अभी तक आपने देखा होगा, अभी तक वो बीजेपी में आने के बाद भी अलग राह पे चल रहे, उनकी अपना उनका एक अपना रास्ता है और उसी धारे पर वो राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज चंपई सोरेन होगा कि उनको कैसे पार्टी की धारा पर जोड़ते हैं और कैसे संगठन में एक साथ होकर काम करते हैं। हाँ, तो ये चित्ररंजन का भी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से तो आदित्य साहू होंगे, क्योंकि उनको चंपाई सोरेन तो संभालना है, लेकिन चंपाई के साथ साथ में देखिए, चूंकि चंपाई को तो उनको संभालना है, लेकिन साथ साथ में उनको संभालना है अर्जुन मुंडा जो वापसी की राह देख रहे हैं, साथ साथ में उनको संभालना बाबूलाल मरांडी जिनको अपने जेवीएम को भी साथ लेकर के चलना है, जिनको जेवीएम को भी साथ लेकर के चलना है बाबूलाल मरांडी को, साथ में उनको संभालना है मधु कोड़ा, क्योंकि मधु कोड़ा को ही नहीं संभालना, गीता कोड़ा को भी संभालना है, ठीक है, और साथ में संभालना है रघुवर दास, और सिर्फ रघुवर दास को नहीं संभालना है राजनीति से बिल्कुल, और उनको पूर्णिमा साहू को भी संभालना। तो ये आदित्य साहू के लिए वही चुनौती है। जब ये सारी बातें बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि जिस दिन आदित्य साहू को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, उस दिन भी हमने इसी पर डिस्कशन किया था और हमने ये कहा था कि आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बना तो दिया गया है, लेकिन ये कांटों भरा ताज है आदित्य साहू के लिए। ये इतना आसान नहीं है कि आदित्य साहू प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गए और फिर सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। झारखंड बीजेपी जिस स्थिति में है, इस स्थिति के लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है पार्टी को जो सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला सके, एक कंसेंट ऐसा हो जहां पर सबकी सहमति किसी भी मुद्दे पर हो, और तभी पार्टी अगर 2029 के लिए तैयार हो रही है, जो टारगेट आदित्य साहू को दिया गया है, चूंकि 28 तक उनका कार्यकाल है, लेकिन इस कार्यकाल में जो ये फसल बोएंगे वही 29 में काटा जाएगा, ये भी सब उनके लिए चैलेंज है। तो सिर्फ विधानसभा नहीं है, लोकसभा भी है, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव दोनों इनके कार्यकाल के बाद ही होने हैं। तो जो 2029 का जो रिजल्ट आएगा वो 2028 तक में जो करेगी झारखंड बीजेपी। अब आप सोचिए कि इतने सारे पूर्व सीएम हैं, उनको साथ लेके चलना। और चंपई सोरेन के लिए जो आपने कहा, चंपई सोरेन ने जब बीजेपी को अपनाया होगा तो उन्हें ये पता होगा कि उन बीजेपी की परिपाटी बाकी सारी पार्टियों से अलग होती है यहाँ पर, और चूंकि जेएमएम उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचा है जहां से उसके कार्य निर्देश ऐसे आए कि तमाम कार्यकर्ता और जो भी जिला में हो, प्रखंड में हो, वहां तक आदेश जाए। लेकिन चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टियों में ऐसा ही होता है कि अगर शीर्ष नेतृत्व से कोई आदेश आया है तो आपको जो जिला है, प्रखंड है, उन सभी को या फिर राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम है उन्हें स्थगित कर राष्ट्रीय आदेश को मानना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि चंपई सोरेन इससे मतलब वो उनको पता नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन मुश्किल ये नहीं है कि उन्हें बीजेपी की रणनीति के तहत काम करना, मुश्किल ये है कि जिस ओहदे से आदित्य साहू उठकर जिस ओहदे पर बैठे हैं, उनके अंदर जितने लोग काम करने वाले हैं, उन सभी का अपना अलग अलग खेमा है, अलग अलग गुट है। तो आदित्य साहू किस गुट के होंगे? और अब उनके सामने रघुवर दास जैसी भी बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि रघुवर दास बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ खरमास में ही वहां का पद छोड़ते हैं, राज्यपाल का पद छोड़ते हैं और इनकी एंट्री कराई जाती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने तक उन्हें यह सपना जरूर उनको रहा होगा कि अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो शायद अध्यक्ष की भी कुर्सी उन्हें मिले, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व में उनका गया, फिर प्रदेश नेतृत्व में से भी चला गया। एक राहत जरूर हो सकती है कि बाबूलाल मरांडी चूंकि नेता प्रतिपक्ष तो हैं, तो वहां पर उन्हें संतुष्ट कराया जा सकता है, लेकिन बाकियों को आप अर्जुन मुंडा को कैसे मनाएंगे, आप रघुवर दास को कैसे मनाएंगे, आप चंपई सोरेन को कैसे मनाएंगे, मधु कोड़ा को कैसे मनाएंगे, गीता कोड़ा को कैसे मनाएंगे, और साथ ही साथ सीता सोरेन के लिए क्या बाकी रखेंगे? ये वो चेहरे हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर इस पार्टी में आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप अपने ही लोगों को नहीं मना सके और एक ऐसे चेहरे को लेकर आए हैं जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस गुटबाजी को खत्म करना। आप किसी भी चेहरे को अभी ले आइए, जब तक झारखंड बीजेपी में ये गुटबाजी, खेमेबंदी खत्म नहीं होगी, पार्टी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि कभी भी पार्टी एक मुद्दे पर सहमत हो ही नहीं पाएगी। एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, एक अलग आंदोलन करेगा जिसमें बाकी लोग नहीं पहुंचेंगे। सामने है रिम्स वाला मामला, आपके सामने है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सबकी राय नहीं बन पाती। तो अलग अलग सिर फुटअव्वल जब तक होता रहेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? तो घर चलाने की जिम्मेवारी जब आदित्य साहू को दी गई है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनकी है कि कैसे सारे पूर्व सीएम को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे,
और संजय सेठ के यहाँ जो तस्वीर दिखी वो हो सकता है कि वो कंटेम्प्ररी हो, उस वक्त तक लगा आपको कि मना लिया गया है सब कुछ, लेकिन अंदर खाने की राजनीति हाशिए पर पहुंचती है और इसका परिणाम तब आता है जब चुनाव होते हैं। और यही फैसला और फासला आदित्य साहू को करना है, और ये फासला दूर नहीं हुआ तो फिर आदित्य साहू भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 2019 के बाद से जो तस्वीर बन रही है बीजेपी की, वो तस्वीर आपको 2029 में भी देखने को मिलेगी अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो। मुझे याद आता है इंडियन क्रिकेट टीम, धोनी जब कैप्टन बने थे तो धोनी को कैप्टनशिप में पता है किसको कैप्टन करना था? ओपनिंग सौरव गांगुली आते थे जो कैप्टन थे, कैप्टन रह चुके थे धोनी से पहले, और सेकंड नंबर पर सचिन तेंदुलकर आते थे उनके साथ जो ऑलरेडी कैप्टन रह चुके थे। फिर वीरेंद्र सहवाग आते थे जो कि भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके थे। इसके बाद युवराज सिंह आते थे जो कि भारतीय टीम के लिए जब इन लोग बीमार रहते थे, चोट लगती थी, उन्होंने कैप्टन कुछ दिनों के लिए की थी। उसके बाद फिर मोहम्मद कैफ भी थे जिन्होंने भी भारतीय टीम की कप्तानी की थी, यहाँ तक कि उन्होंने अंडर 19 की कप्तानी की थी। और मतलब आप सोच लीजिए कि इतने इतने कप्तानों को लेकर के चलना धोनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी थी। लास्ट में धोनी ने कहा था कि भाई कुछ 3 लोग ऐसे हैं जो हमारी टीम में फिट नहीं बैठते, और उनको ड्रॉप करने में भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सारे सीनियर्स को ड्रॉप कर दिया था। एक नई टीम इन्होंने तैयार करी थी। तो आदित्य साहू के लिए मैसेज नहीं है, मतलब एक हमने एक बात बताई है कि आदित्य साहू अगर धोनी बनना चाहते हैं, वर्ल्ड कप उठाना चाहते हैं 2029 का, तो कहीं अगर जरूरत पड़े तो ऐसे फैसले ले सकते हैं। हम सुझाव नहीं दे रहे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि भाई एक तो जो हम पहले बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि ये ब्रेसलेट वाला उदाहरण, काली थार वाला उदाहरण और पता नहीं अंगूठी वाला उदाहरण, तो हमने जो पहले बताया था आपको, आदित्य साहू भी इस बात को अब मानने लगे कि ये परंपरा चल रही थी बीजेपी की। तो चलिए कम से कम एक बात आपने मान ली, दूसरी बात भी हमने बता दिया कि देख लीजिए अभी आपको कार्यकर्ताओं की जरूरत है, कप्तान की जरूरत नहीं है। कप्तान आप खुद, अब चूंकि संगठन ने आपको कप्तान बनाया तो कुछ देखा होगा तभी तो। बिल्कुल। राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी एक मैसेज दिया। देखिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सब किनके अंडर में आप आएंगे? नितिन नवीन। ठीक है, आप कुर्सी तो उन्हीं के पास है, नाम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब भी नाम लिया जाएगा नितिन नवीन का लिया जाएगा। नितिन नवीन नाम चितरंजन लाल कृष्ण आडवाणी को कोई कैसे भूल सकता है? जैसे ही मोदी की एंट्री हुई, अमित शाह आए और अमित शाह के रिजीम में लाल कृष्ण आडवाणी को कैसे हाशिए पर डाल दिया गया। और क्या ट्रोल नहीं हुई थी बीजेपी? बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी कि लाल कृष्ण, और वो ये वही लाल कृष्ण आडवाणी थे जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, जिन्होंने, अगर बीजेपी को किसी ने जानना शुरू किया तो मुरली मनोहर जोशी को फिर भी वो उस तरीके से नहीं बाहर किया गया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को जैसे हाशिए पर रखा गया, उसके बाद आप जेपी नड्डा की क्या बात कर लेंगे और बाकियों राजनाथ सिंह की क्या बात करेंगे, बाकी लोग तो फिर अलग ही हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को साइड करके अमित शाह और मोदी ने जो पार्टी को बनाया, तो उससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ सेट नहीं हो सकता। झारखंड बीजेपी को ऐसे ही नेतृत्व और ऐसे ही फैसलों की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के भाई दिल्ली में काबा हमने आपको पूरा बता दिया। आधा कांग्रेस का था, 60% 40% कांग्रेस, बाकी 60% बीजेपी। बाकी आप लोग देख लें दिल्ली में काबा। नमस्कार। जोहार।